देश ने देखा कि कैसे जब कल यानी 13 दिसंबर की तारीख और संसद पर हमले की 22वीं बरसी थी, उस मौके पर कैसे एक बड़ी सुरक्षा की चूक का मामला सामने आया, सुरक्षा में सेंधमारी हुई और उसके बाद यह स्मोक कार्ड निकलकर सामने आया। अब सवाल है कि क्या जो मास्टरमाइंड है वहां तक जांच एजेंसियां पहुंच गई? आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा, सुमित चौधरी मेरे साथ मौजूद है। तो देश के नए संसद भवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने 22 साल पहले पुराने जख्म को एक बार फिर से हरा कर दिया। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था। कल 13 दिसंबर को ही एक बार फिर से संसद में स्मोक साजिश हुई। जहां पुलिस ने आरोपियों से रात भर पूछताछ की है, जांच एजेंसियां भी इस मास्टरमाइंड तक पहुंचने में जुटी हुई है, लेकिन इस बीच 5 बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे पहला खुलासा आपको बता दें हम कि स्मोक साजिश से पहले संसद की रेकी की गई थी। ये एक बड़ी बात है कि संसद में स्मोक कांड से पहले उसकी रेकी की गई थी और 10 दिसंबर को गुरुग्राम में आरोपियों की बैठक भी हुई थी। बिल्कुल, तीसरा बड़ा खुलासा आपके सामने, जरा ये खुलासा देखिए। गुरुग्राम में विशाल और विकी के घर पर पूरी साजिश को रचा गया था, जो जानकारी सामने आ रही है। और चौथा बड़ा खुलासा भी आपके सामने करते, स्मोक साजिश से पहले सागर ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रयास जरूरी, जीते या फिर हारे। और जी हां, पांचवा बड़ा खुलासा होगा कि फरार आरोपी ललित झा सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट लिखता था। ये पांचवा बड़ा खुलासा है, यानी लगातार इस मामले को लेकर पल पल नई जानकारियां आ रही है, नए नए खुलासे किए जा रहे हैं। और देखिए, इस बीच फटाफट हम रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर क्या आ रही। संसद कांड के आरोपियों पर बड़ा खुलासा हो रहा है। 9 महीने पहले मिले थे ये सभी आरोपी चंडीगढ़ एयरपोर्ट के पास, सबकी मुलाकात हुई थी। यानी अगर ये साजिश थी और अगर बाकायदा इसको पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था, तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि 9 महीने पहले जब इनकी मुलाकात चंडीगढ़ एयरपोर्ट के पास हुई थी, तब आखिर सवाल है कि क्या हुआ था? क्या उसी वक्त संसद के अंदर ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ, सुरक्षा में जो सेंधमारी हुई, जो स्मोक कांड निकलकर सामने आया, क्या उसी वक्त 9 महीने पहले साजिश को रचा गया था? ये बड़ा सवाल है। और देखिए, साजिश की पल पल की जानकारी हम आपको बता रहे हैं, सारे खुलासे कर रहे हैं, लेकिन जानना यह भी जरूरी है कि साजिश के कितने किरदार थे, कौन कौन शामिल था। ये तस्वीरें देखिए, साजिश में कौन कौन से किरदार। सबसे पहले सागर शर्मा, लखनऊ यूपी का रहने वाला है, संसद के अंदर यही गया था। मनोरंजन गौड़ा और ये बेंगलुरु कर्नाटक का रहने वाला। और देखिए, नीलम जिंद हरियाणा की रहने वाली है, संसद के बाहर मौजूद थी। अमोल शिंदे ये लातूर महाराष्ट्र के रहने वाले और संसद के बाहर, यानी नीलम और अमोल ये दोनों संसद के बाहर मौजूद थे। करुणा, बिल्कुल, कुछ और किरदार यहां पर आप समझिए। ललित झा नाम है, वीडियो बना रहा था। अभी तक ललित झा फरार है, जो जानकारी आ रही है। लास्ट राजस्थान में इसकी लोकेशन ट्रैक की गई, जो जानकारी आ रही है। विशाल और विकी का अगर जिक्र करें, गुरुग्राम हरियाणा का रहने वाला, आरोपियों को पनाह दी यहीं पर, विकी के घर पर ही सभी लोग ठहरे थे, जो इंफॉर्मेशन आ रही है। राखी विशाल की पत्नी है, गुरुग्राम हरियाणा की रहने वाली है। तो ये जानकारियां, मास्टरमाइंड कौन है, देखिए मास्टरमाइंड को समझना बहुत जरूरी है। सभी सोशल मीडिया के जरिए जुड़े थे, जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है। सभी आरोपी विशाल के दोस्त बताए जा रहे हैं, सुमित। और ये भी कहा जा रहा है कि सभी आरोपी गुरुग्राम में विशाल के घर पर भी ठहरे थे। देखिए, लगातार ये बातें इसलिए सामने आ रही है क्योंकि साजिश की परतें खुलना शुरू हो गई हैं। ये बताया जा रहा है कि ये सारे लोग एक दूसरे को जानते थे। 2 शख्स जो संसद के अंदर मौजूद थे, 2 शख्स जो बाहर थे, और ललित जो लगातार वीडियो बना रहा था। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ये वो शख्स, यानी फिर एक बार हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से साजिश को रचा गया। और देखिए, आरोपियों के बैकग्राउंड की भी जांच में जुटी है पुलिस। जी हां, 1 साल में किस गतिविधियों से में शामिल थे, किस किस से जुड़े हुए थे, दिल्ली कितनी बार आए और क्यों आए, ये सारी जानकारियां इकट्ठा की जा रही है। किस विचारधारा के से चारों प्रभावित थे, इसकी जांच भी की जा रही है। और ये देखिए, इनकी हर वेयर अबाउट या फिर इनकी जांच की, कब आए, कहां मिले, किससे मिले, कितने बजे रहे, कितने दिन तक दिल्ली में रहे, कितनी बार दिल्ली आए, ये सारी जानकारियां दिल्ली पुलिस के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तलाश रही है। और देखिए, लगातार इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा संसद मार्ग थाने से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विवेक शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस से मौजूद है। और लगातार कुमार कुंदन जिन नीलम के घर के बाहर से है, मनीष झा दिल्ली से यानी पार्लियामेंट से। सबसे पहले हम पुनीत का रुख कर लेते हैं और हमारे साथ विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, देखिए, अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें क्या कुछ जानकारियां निकली हैं?
क्या अभी लाइन है इस समय इन्वेस्टिगेशन की दिल्ली पुलिस की? देखिए, बात की जाए तो लगातार पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है और इनकी लगातार कॉल डिटेल्स जो है वो खंगाली जा रही है और साथ ही ये जांच किया जा रहा है कि एक साल के अंदर ये कितने आंदोलन या प्रोटेस्ट में शामिल रहे थे और कहां कहां इनकी मुलाकात हुई थी। तकरीबन 9 महीने के पहले चंडीगढ़ के पास ये लोग जो है मिले थे एयरपोर्ट के पास और वहाँ पर इनकी क्या बातचीत हुई थी और साथ ही इनके साथ और कौन लोग शामिल थे, किन्हें इस पूरे प्लानिंग की जानकारी थी। ललित झा नाम का शख्स जो कि संसद भवन के बाहर वीडियो बना रहा था वो लगातार फरार चल रहा है और उसकी लोकेशन लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ट्रेस करने में लगी हुई है। लास्ट लोकेशन निमराना पाई गई थी, लेकिन जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो वो वहां से फरार हो चुका था। इसके चलते लगातार रेड्स जो है वो बाकायदा की जा रही है। साथ ही सूत्रों का ये कहना है कि सागर ने संसद भवन के बाहर रेकी भी की थी, तो यानी कि साफ है कि पूरी प्लानिंग के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। और साथ ही 10 तारीख को ये लोग अलग अलग राज्यों से गुरुग्राम पहुंचे थे, वहां विक्की शर्मा के घर पे रुके थे और वहां पे इन्होंने बैठक भी की थी और उसके लिए अगले दिन जब ये घटना को अंजाम देना था, ये तकरीबन 12 बजे के आसपास संसद भवन के बाहर पहुंचे थे और एक पूरी प्लानिंग के साथ, बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी साजिश के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया जो पूरे देश ने देखा कैसे स्मोक कांड हुआ, जो संसद के अंदर भी हुआ और संसद के बाहर भी हुआ। विवेक, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर का रुख करते हैं। संसद सुरक्षा चौक पर अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान। इस केस के पीछे बेरोजगारी एक वजह है, देश में बेरोजगारी बहुत है, ये कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कहा गया है। यानी सरकार को घेरते हुए अधीर रंजन चौधरी नजर आ रहे हैं। रोजाना हम कहते हैं बेरोजगार बेरोजगार, आज देखो वो बेरोजगार आज इस हमले के पीछे एक वजह है। कदम रास्ता अलग हो सकते, कभी किसी को मैं समर्थन नहीं करना चाहते, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि हमारे बेरोजगार नहीं है, पेट पालना मुश्किल हो रहे हैं, यही तो हम बात कर रहे हैं। और चलिए देखिए, हमारे साथ हमारे तमाम जो संवाददाता वो जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच जो खास मेहमान अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्वाइन इन कर रहे हैं हमारे साथ। देखिए, आजाद पलवल साहब है जो कि जींद हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं। पीके मिश्रा सर इस वक्त हमारे साथ है जो कि फॉर्मर डायरेक्टर है सिक्योरिटी पार्लियामेंट हाउस के। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ है जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, और अमिताभ सिन्हा जी जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के साथ साथ जो बीजेपी के नेता भी है। लेकिन मैं सबसे पहले अमिताभ सिन्हा जी आपके पास आ रहा हूं। आपने सुना कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी को, उनको इस साजिश के पीछे, इस पूरी घटना के पीछे एक बड़ी वजह नजर आती है, एक बड़ा फेलियर नजर आता है और बेरोजगारी वो बता रहे। सुमित जी धन्यवाद, आपने मेरे से बहस शुरू की। मैं थोड़ा सा इसमें एक छोटा सुधार करना चाहता हूं। मैं यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और नेशनल सिक्योरिटी के जानकार के नाते बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने नेशनल सिक्योरिटी पे अपना थीसिस किया जेएनयू से। मैं अब छोटी सी बात कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर राजनीतिकरण तो खैर भारत में दुर्भाग्य है भारत का। यहाँ आतंकवादी घटना होती है, उसके पीछे भी कुछ समर्थक आ जाते हैं। यहाँ पर ओवरग्राउंड फेसेस ऑफ टेररिस्ट तक होते हैं और उसमें राजनीतिक दलों में भी हैं और राजनीतिक दलों से बाहर भी हैं। अब जैसे ऐसे सिचुएशन में मैं इसके दो पहलू देखता हूँ सुमित जी। सबसे पहली चीज तो यह है कि जो हुआ ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, क्योंकि जो संसद में जो हुआ उसका दुनिया में इसका एक असर जाएगा और भारत की सुरक्षा की व्यवस्था के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए लोग बैठे हुए हैं, जिसमें जॉर्ज सोरस जैसे जो भारत विरोधी तत्व हैं, या पन्नू है जो खालिस्तानी आतंकवादी। तो ये लोग तो वहां बैठे हुए हैं और बल्कि पन्नू ने तो ये कह रखा था कि हम 13 तारीख को हमला भी करेंगे। तो देखिए इन सब चीजों पे बात तो यही है कि देखिए लगातार कई पन्नू हो या फिर कई ऐसे लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उन पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। हम कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमारा उनके पास भी रुक कर लेते हैं। देखिए सर, आधा मिनट, देखिए संवेदनशील विषय, आधा मिनट सिर्फ। देखिए इसमें मुझे ये अधीर रंजन चौधरी का ये दुर्भाग्यजनक बल्कि शर्मनाक ये जो अभी बयान मैंने सुना, मैं पार्टी की दृष्टि से नहीं, मैं भारत की एक नागरिक की दृष्टि से देखा हूँ, यहाँ बेरोजगारी दिख रही है उनको। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने के लिए बेरोजगारी उस बेरोजगारों के पास नहीं है। लेकिन क्या वो रोजगार यदि उनको नहीं ढूंढना था तो ये दरअसल मुझे लगता है कि ये बात तो यही है ना कि बात बेरोजगारी से जोड़कर देखी जा रही है। सुरेंद्र जी बिल्कुल, ये शर्मनाक है। देखें संसद पर हमला, क्या आपको लगता है कि किसी भी पॉइंट पर जस्टिफाई किया जा सकता है? किसी भी पॉइंट पर, चाहे बेरोजगारी हो या संसद पर हमला, क्या जस्टिफाई है? संसद पर हमला किसी भी कंडीशन में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, चाहे बेरोजगारी हो,
चाहे महंगाई हो, चाहे किसी भी तरीके का हो। और भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक चैनल के लोग और उसके समर्थक जो लोग हैं, वो इस वक्त इस बेशर्मी से इस हमले को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की सुरक्षा, देश की संसद पर हमला, देश की क्या नाम आत्मा पर हमला है, एक बात। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये उत्पन्न उठती है कि अगर ये कोई भी लोग हैं, ये प्रताप सिम्हा जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, उसने पास कैसे इशू किए? क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद जार सरोज से मिले हुए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी जार सरोज से मिली हुई है? क्या भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों से मिली हुई है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इन सब लोगों को प्रश्रय देते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के पिछले 9 सालों में सुरक्षा व्यवस्था में इतनी खामी और इतनी कायरता है कि पूरी दुनिया में जिस ठीक है सुरेश जी, आपने काफी बड़ी बातें कही और कई गंभीर सवाल आप बीजेपी को लेकर उठा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि तुरंत हम यहां पर जवाब ले लें। आप जवाब दीजिए, आप ही सवाल है अमिताभ सिन्हा, जिसके बाद मैं पीके मिश्रा जी आपके पास आऊंगा। देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे दुनिया में और किसी देश में भारत के इस विपक्ष के जैसा कोई उदाहरण नहीं है। इन लोगों के पास शर्म नाम की चीज नहीं बची है सत्ता के पीछे। मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के नाते नहीं बात कर रहा हूँ, मैं दोबारा अंडरलाइन करना चाहता हूँ। यहाँ पर इन्होंने चैनल को भी जोड़ा। देखिए, चैनल को जोड़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी बचा रही है, भारतीय जनता पार्टी को बचाया जा रहा है। एक मिनट, अब मैंने आपको भारतीय जनता पार्टी को आप लोग बचाने का षड्यंत्र कर रहे हो। एक करके हम जवाब ले लेते हैं। अभी आपने कई गंभीर सवाल उठाए, उस पर जवाब ले लेते हैं। अमिताभ जी से जवाब सुन लीजिए, उनको एक बार सुन लीजिए। बिल्कुल, मैं इतना कहना चाहता हूं। देखिए, ये जो व्यवस्था, इसमें यदि सिक्योरिटी लैप्स है, यदि मान लिया यदि है भी, तो इसके लिए जो सारा मॉनिटरिंग होता है, आप दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए, लेकिन हमारे साथ पीके मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। सर, अगर आप बताएं, क्योंकि आप संसद की सिक्योरिटी को हैंडल करते आए हैं, ये चूक ना सिर्फ आप, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। मैं सॉल्यूशन ये है कि जो ये लोग आप ऐसे बता रहे हैं, सॉल्यूशन पहले बता दिए अमिताभ जी, आप दोनों का रुख मैं करूंगा, आप दोनों के पास मैं आऊंगा, लेकिन पीके मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। उन्होंने संसद की सिक्योरिटी को बहुत लंबे समय तक हैंडल किया। ऐसा देखिए, आरोप प्रत्यारोप इस तरीके के लगते रहेंगे, घटना हो गई, लेकिन क्या ये हमारी संसद की सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा सवाल नहीं है? क्या हमको अब रिवाइवल स्टेज पे नहीं जाना चाहिए? क्या इसको पूरी तरीके से चेंज करने की जरूरत नहीं है? क्या आप हमें पूछ रहे हैं? बिल्कुल मिश्रा सर, मैं आपको पूछ रहा था। हाँ, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि आप ये जो इंसिडेंट हुआ, पहला तो है कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये इंसिडेंट एक सिक्योरिटी लैप्स है, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है नया पार्लियामेंट में। और ये जो हुआ था, उस दिन हुआ जब वो 22 साल का वो जो इंसिडेंट हुआ था, जो अटैक हुआ था पार्लियामेंट पे, जब हम वहाँ पर थे, तो उसका वार्षिकी था, उस दिन पर हुआ है। और ये देखिए, इसके ऊपर रैकी किया गया है और उसमें जो सम्मिलित हैं, जो उसमें इन्वॉल्व है, वो अलग अलग जगह के हैं और वो लास्ट 1 ईयर अपने आप से मिलते हैं। और देखिए, कोई रिक्शा चालक है तो किसी के पास नौकरी नहीं है, गुड़गांव में उनको जगह मिलता है, चंडीगढ़ को वो फ्लाइट में जाते हैं, दिल्ली को फ्लाइट में आते हैं। रिक्शा चालक को फंडिंग कौन करता है? इसमें मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि इसमें फंडिंग भी हुआ है, कुछ ये बहुत बड़ा ग्रुप का हाथ है, इसको प्लानिंग किया गया है। ये सभी लोग, ये सिर्फ ये 6 नहीं है, जो ललित झा और जो वहाँ पर जो जिनके घर में थे और चंडीगढ़ में जिसके घर में मिले थे, ये सब तो इन्वॉल्व हैं। उसके साथ पूरा एक ग्रुप है जिन्होंने इसको प्लानिंग किए हैं और इसका रैकी किया गया है, इसको फंडिंग किया गया है। इसमें बहुत बड़ा ग्रुप का हाथ है। जो इन्वेस्टिगेशन अभी करेंगे, जो कल शाम को एमएचए ने तय किया है लोकसभा स्पीकर के रिक्वेस्ट पर, डीजी सीआरपीएफ उसके चेयरमैन रहेंगे, बाकी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी उसमें शामिल है। मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि ये जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ, इसको बिल्कुल उस नजर में देखना चाहिए जो कि पहले हुआ था 2001 में, और इन सभी को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में दंड देना चाहिए। और इसमें
जो लैब सिक्योरिटी लैब्स जिसके ऊपर पाया गया, बिल्कुल। तो उन सर ये पीके सभी मिश्रा सर, अफसरों मामला के बहुत ऊपर गंभीर है, मामला बहुत गंभीर है। और आपने ये सही कहा कि चाहे बहुत 2, 4, 6 लोग अभी जो और गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा ग्रुप हो सकता है क्या? ये आपने बड़ा गंभीर सवाल उठाया। कोई बड़ी लार्जर बहुत बड़ा ग्रुप है इसमें, कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। सर एक बार फिर से आपके पास और सर एक बार फिर से आऊंगा क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस ब्रेकिंग न्यूज का हमें रुक करना पड़ रहा है। संसद कांड मामले में एक और बड़ा खुलासा हो रहा है। संसद आने से पहले इंस्टाग्राम पर सागर शर्मा का पोस्ट क्या था, ये आप देखिए। जीते या हारे पर कोशिश तो जरूरी है। अब देखना यही कि सफर कितना हसीन होगा। 15-16 घंटे पहले सागर ने इंस्टाग्राम पर यह लिखा था। मनीष झा, ये जो इंस्टाग्राम की पोस्ट है इसको कैसे देखा जा रहा है, कैसे रीड किया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि सागर का ये इंस्टाग्राम पोस्ट दरअसल यही बताता है कि किस तरीके से सागर को तैयार किया गया है। और इस पूरे आपराधिक षड्यंत्र में सागर महज एक मोहरा है। सागर या दूसरे और लोग जो अभी दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में हैं, असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना होगा। क्योंकि देश की संसद केवल सरकार या विपक्ष के लिए नहीं है, वो 140 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंट करने वाली संस्था है। हम कहते हैं कि देश की सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन वहां पर यह वाकया हो जाता है। अब जबकि सरकार ने यह तय किया है, संसद ने यह तय किया है कि एक सीआरपीएफ डीजी के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी होगी, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में संसद की सुरक्षा को किस तरह से पुख्ता किया जाए, इस पर विचार होगा। वहां पर केवल ये नहीं होगा कि आने वाले समय में कोई स्मोक बम लेकर ना आ जाए या आने वाले समय में कोई हथियार लेकर ना आ जाए, बल्कि आने वाले समय में कोई केमिकल वेपन लेकर ना आ सके। मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए इस पोस्ट की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि लगातार संसद भवन जाते रहे, आप लगातार संसद भवन के अलावा उस पूरे इलाकों की, क्योंकि वहां पर कई बिल्डिंग्स है, कई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, आप वहां भी जाते रहे। जब संसद की सुरक्षा की बात करते हैं तो वहां की सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके, अगर आप हमारे दर्शकों को समझाएं और यह भी समझाएं कि आखिरकार आप कितनी लेयर्स वहां पर होती है जब कोई भी आम शख्स गैलरी तक पहुंचा, कितनी बार उसकी चेकिंग होती है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सुनिए, देखिए संसद सत्र के दौरान अगर आप देखें तो न केवल संसद परिसर में बल्कि संसद परिसर के आसपास के जो तमाम बिल्डिंग है, तमाम सड़कें हैं, उन सब में कम से कम नहीं कुछ तो कहूं तो कई हजार सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होती है। मकसद यही होता है कि केवल वही लोग संसद में जा सके जो अधिकृत हैं, जिनको कि वहां पर जाना है। और इसके लिए लगातार आप समझिए तो 1-1.5 किलोमीटर से ही आप पुलिस के नजर के सामने से होकर गुजरते हैं कि कोई प्रदर्शनकारी वहां ना पहुंच सके, कोई अवांछित तत्व वहां ना पहुंच पाए। अब ठीक है, उनको बिल्कुल। तो सुरक्षा के कई लेयर्स होते हैं जिन्हें क्रॉस करके और प्रॉपर चेकिंग के बाद ही अंदर किसी को भेजा जाता है, अगर कोई विजिटर गैलरी में पहुंचे या फिर प्रेस गैलरी में पहुंचे। लेकिन यहां पर ये कैसे पहुंच गए ये लोग, और फिर इनके साथ ये जो कलर स्टिक और ये सब कुछ था, कैसे ये सब इनके पास मुहैया हो गया? एक और बड़ी खबर, फरार आरोपी ललित झा की लोकेशन मिल गई है। निमराना में ललित की लोकेशन मिली है, सोर्सेस ये बतला रहे हैं। स्पेशल सेल के निमराना पहुंचने पर ललित एक बार फिर से फरार हुआ है। स्पेशल सेल की 2 टीम ललित की तलाश में लगातार जुटी हुई है। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े जानकारी के साथ। कुमार, क्या जानकारी ललित की लोकेशन को लेकर, क्या हो रहा है? कुमार कुंदन का एक बार फिर से हम रुक करते हैं, लेकिन ललित झा की आप तस्वीर देखिए। ललित झा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो आरोपी है जो कि इस वक्त फरार चल रहा है। पुनीत का इस खबर पर हम रुक करते हैं। पुनीत, ये बताइए और क्या डिटेल्स आपके पास आ रही है ललित को लेकर? देखिए, ललित के बारे में स्पेशल सेल को पता चला है कि ललित जो है निमराना के गांव में है, और उसके बाद जो 2 टीमें खास तौर से स्पेशल सेल की लगी हैं उसको पकड़ने के लिए वो निमराना पहुंची उस गांव में। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उन तक पहुंचती, ललित वहां से पुलिस को चकमा दे करके निकल गया है। अभी ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जो ललित की लोकेशन है वो निमराना के आसपास ही हो सकती है, और इसीलिए स्पेशल सेल की 2 टीमें आसपास के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन आरोपियों का फोन ललित के पास है, और इन फोनों के जरिए ही तमाम जो क्लू है, तमाम जो सूत्र है, जो पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेशन करके असली मकसद तक पहुंच सकती है कि आखिर इन चारों ने किस वजह से इस पूरे मामले को अंजाम दिया था। पुनीत, यही तो बात है लगातार कि आखिरकार इसका पीछे मास्टरमाइंड कौन है, इसकी भी जांच परख होनी चाहिए। अमिताभ सर का रुख करे। अमिताभ जी, देखिए ऐसा लगता है कि कॉन्स्पिरेसी जो है करीबन 2 या 3 लोगों का काम नहीं है, कोई है पीछे से बैठकर जो फंडिंग कर रहा है। जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि मिश्रा सर की देखिए पीछे से कोई ना कोई एक्सपर्ट, कोई ना कोई इनको फंडिंग कर रहा होगा, पैसे दे रहा होगा, समझा रहा होगा, पूरी स्ट्रैटेजी डिसाइड की होगी। मैं यही कह रहा था सुमित जी कि देखिए ये तो एक आदमी का काम नहीं है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, और इसको
मतलब मैं इसको बहुत ही वो मानता हूँ शर्मनाक, क्योंकि इसमें उसको जो सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट मिल रहा है जिसको ओवरग्राउंड फेसेस ऑफ टेररिज्म कहते हैं, नॉर्मल टेररिज्म को स्टडी करने वालों की भाषा में। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि ये जो बड़ी टीम है उस बड़ी टीम को तो पकड़ना ही चाहिए। मैं उसके अलावा बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी की जो लैप्स हुई है उसके बारे में, एक तो पार्लियामेंट में जो जैसे जो स्कैनर लगते हैं अमेरिकन एयरपोर्ट्स पे जिसमें पूरी बॉडी की स्कैनिंग होती है, ये स्कैनर वहां लगाने जरूरी है क्योंकि पार्लियामेंट देश का एक सम्मान है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस को जब वो पूरी वो मिलनी चाहिए स्वतंत्रता की, वो किसी का भी फोन जो है वो, जो कि आजकल सोशल मीडिया के जमाना है, किसी का भी फोन उसको वो ट्रैक कर सके, क्योंकि यहाँ अपोजिशन तुरंत प्राइवेसी की का क्वेश्चन उठाने लगता है। देखिए, देश के हित से बड़ा कोई प्राइवेसी नहीं है। जो व्यक्ति प्राइवेसी की बात करता है वो जरूर कोई देश का हित सोच रहा है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि यदि मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो मेरा सब कुछ देश की सुरक्षा के लिए है। मैं यही कहना चाहता हूं, जिस समय प्राइवेसी का इशू आता है, जब सिक्योरिटी एजेंसीज किसी को ट्रैक करने की कोशिश करती हैं, तो यहाँ पूरे देश में अपोजिशन जो है ह्यू एंड क्राई मचाने लगता है कि हमारी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। मेरा मानना है कि जब तक की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पूरी अथॉरिटी नहीं मिलेगी, देश का हर नागरिक स्कैनिंग करने के लिए पूरी तरीके से वो है, सब्जेक्ट है उसका। ठीक है सर, ये भी एक मसला है जो आपने हाईलाइट किया, लेकिन सर इससे पहले आपने एक और बड़ी बात हाईलाइट की थी और कल हमने प्रियंका चतुर्वेदी को भी सुना था। इस सवाल के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं सुरेंद्र जी। सवाल मेरा ये, कल प्रियंका चतुर्वेदी भी जब मीडिया से बात करी तब पन्नू का उन्होंने जिक्र किया, इसके अलावा भी अमिताभ सर की तरफ से भी पन्नू की धमकी का जिक्र किया गया, और अब कल इस तरह से बड़ा सिक्योरिटी लैप्स और बड़ी सेंधमारी निकलकर सामने आई। आपको कोई कनेक्शन नजर आता है, कोई ये इस बारे में सीरियसनेस आपको नजर आती है, बात में गंभीरता? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से गंभीरता है। जैसे मिस्टर मिश्रा ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, राजनीति से इतर मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बेहद खराब तरीके से इस मुद्दे को उठा करके ओवरग्राउंड, अंडरग्राउंड सारी चीजें करके ये अपने ऊपर से बॉल को पास करना चाहते हैं। मसला यहाँ पर 4-5 चीजें। पहली चीज, क्या भारत की सुरक्षा इतनी कमजोर है कि पन्नू जैसे लोग, मन्नू या टन्नू जैसे लोग, एक एक दो लोग हमारी संसद के अंदर घुसने का प्रयास करें? आखिर ये कौन सी कायरता है? नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ पर बाहर से पैसा आ क्यों रहा? हमारे पास देखिए, बगैर पैसे के काम नहीं हो सकता। हमारे पास ये पैसा बाहर से आ कैसे रहा है? हवाला के जरिए अगर आ रहा है तो एनआईए क्या कर रही है, रॉ क्या कर रही है, हमारी सुरक्षा एजेंसी, होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? सारी की सारी चीजें पिछले 9-10 सालों से इन सबके हाथ में हैं। इनको मजबूत करने के लिए क्या किया गया? इसके बाद अगर आप आ जाइए कि जब अंदर लोग घुसते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद से ही पास लेकर के क्यों घुसते हैं? आखिर उन तक उसकी एक्सेस कैसे है, या उस ग्रुप की कैसे एक्सेस है? तो ये लार्जर पिक्चर को बगैर भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष, ये सब किए हुए एक समग्र तरीके से जब तक आप इसको नहीं देखें, खाली मामला पार्लियामेंट का नहीं है बॉस। पार्लियामेंट के अलावा अगर ये आपके चैनल पर भी पहुंच जाते, और जो जिस तरीके से कल मीडिया ने नंगा नाच मचाया है, क्या नाम है, स्मोक बम को लेकर के पार्लियामेंट के अंदर, एक स्मोक बम पार्लियामेंट के अंदर था और एक आपकी तरफ आएंगे, दोबारा से आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि फरार आरोपी ललित के व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट सामने आ गया। जी, हंगामे का वीडियो एक एनजीओ को भेजा था। मैसेज में मीडिया कवरेज की बात लिखी गई थी और एनजीओ की भूमिका की भी जांच अब पुलिस कर रही है। देखिए, लगातार कई परतें खुल रही है और इसमें अब एक एनजीओ का नाम भी सामने आ रहा है।